हम चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अगर हमने डेवलप कर लिया सपोज, सो व्हाट विल बी द बेनिफिट। अगर हमें बेनिफिट पता होगा तो हम इजीली बता पाएंगे कि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या फिक्स करनी पड़ रही है, क्योंकि सेम ही चीज है, जो बढ़ रहा है वो अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो कम हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या बेनिफिट होगा तो आप सेम लिख सकते हैं, आपको पूछ रहे हैं कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स है ह्यूमन रिसोर्स लॉस होने के या जो हम नहीं कर पा रहे तो आप सेम लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको लाइंस को आगे पीछे करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। एक कि मैं एज अ ह्यूमन अगर मुझे अच्छी एजुकेशन मिली, मुझे अच्छी हेल्थ मिली, अच्छे स्किल मिले तो भाई मुझे क्या फायदा हुआ, और एट द लेवल ऑफ कंट्री देश को क्या फायदा हुआ। ठीक है, सो इंडिविजुअल लेवल पे हाँ, अब देखो इसी चीज को आपको सीखना है, आपको याद नहीं करना है, चीजें अपने आप रिलेट होंगी, अपने आप लिंक होंगी जब आप सोचोगे। ठीक है, जस्ट ट्राई टू लर्न दिस। इंडिविजुअल, अब सोचो अपने लेवल पे सोचो। ठीक है, आपको एजुकेशन मिल गई अच्छी, आपको स्किल मिल गई अच्छी, क्या होगा, मिल गई ना स्किल। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही भैया आपको स्किल भी मिल गई, आपको एजुकेशन भी मिल गई, हेल्थ भी अच्छा हो गया, क्या होगा इस सबसे। हाँ हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे अब मेरी इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। हाँ एग्जैक्टली, दैट कैन बी इंडिविजुअल के लेवल पे अगर देखेंगे तो वो हम सोसाइटी के लेवल पे लिखेंगे। हम मेरे ऊपर जो निर्भर हैं उनका भी बेटर होगा। मैं अगर अच्छा कमा रही हूँ तो मेरे ऊपर अगर बच्चे डिपेंडेंट हैं या फिर एल्डरली डिपेंडेंट हैं उनका भी अच्छा होगा, है ना। तो बेटर लाइफ ऑफ डिपेंडेंट। आगे आने वाले टाइम पे अभी तो अगर आप देखो भारत का डेमोग्राफी इज अ ब्यूटीफुल रिसोर्स, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है ना। पूरे वर्ल्ड की मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन आपको भारत में, इसलिए पूरा यूरोपियन कंट्रीज भारत की तरफ फोकस कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर रहे हैं और जिस हिसाब से फर्टिलिटी रेट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी थोड़ी सी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ रही है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ने वाली है। ठीक है, दैट इज ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, नहीं वर्किंग पॉपुलेशन में कौन सी एज आती है, नहीं 21 कहां आती है, मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे। हाँ 15 टू 59 दैट इज द वर्किंग एज, क्योंकि 14 साल तक है ना फ्री एजुकेशन, उसके बाद बच्चा काम कर सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग के हिसाब से वो काम कर सकता है। तो 15 से लेकर 59 तक की एज का जो ग्रुप है उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 60 के बाद भी कोई काम कर रहा है तो वो कर सकता है, बट हम उसे कंसीडर नहीं करते कि ये जो पॉपुलेशन है, और वो भी वो अब अगर आपकी मदर है वो 37, 38, 39 ईयर्स की है लेकिन वो काम करना नहीं चाहती, वो घर पर है, तो वो वर्किंग फोर्स में नहीं आती है। सो द पॉपुलेशन विच वॉन्ट्स टू वर्क एंड फॉल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 59 दैट इज द वर्किंग एज। ठीक है, सो उनपे जो डिपेंडेंट है उनकी भी बेटर वो होगी। क्लियर है, हाँ सही है, और कुछ नहीं, यही है। हुआ लिंक हुआ अपने आप ही। ठीक है, आपने इंडिविजुअल को अच्छी स्किल दी, अच्छी एजुकेशन दी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी मतलब इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया मतलब उसके जो डिपेंडेंट थे उनकी भी बेटर। अब आ जाओ कंट्री के लेवल पे। अब कंट्री को तो हम एक सेक्टर में देखते नहीं है, उसके हम मल्टीपल सेक्टर्स देखते हैं। जैसे कि हम उसके सोसाइटी के लेवल पे भी देखेंगे, फिर हम उसको पॉलिटिकल लेवल पे भी देखेंगे, हम उसे इकोनॉमिक लेवल पे भी देखेंगे, ठीक है, हम उसे टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी देखेंगे, और फिर हम उसको और कौन सा रहेगा सिक्योरिटी, उसके लेवल पे भी देखेंगे। ठीक है, ये आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ये शॉर्ट आपके लिए काम आएगा। ये जो कंटेंट होगा ना वो वाइडर होगा आपके पास, ये जो डॉक्यूमेंट आपको होगा, दिस शॉर्ट पॉइंट्स यू कैन राइट नाउ। इसमें बताओ सोसाइटी के लेवल पे क्या होगा। सबसे पहले पॉवर्टी डिक्रीज हो जाएगी, इसका डेटा मैं लिखवाऊंगी अभी। ठीक है, पॉवर्टी डिक्रीज हो गई, हंगर डिक्रीज हो गई, इनइक्वालिटी डिक्रीज हो गई। सही है, ये तीनों चीजें हो जाएंगी, पॉवर्टी भी डिक्रीज होगी, हंगर भी डिक्रीज होगी और इक्वालिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि लोग अब कमा रहे हैं, लोग अब अच्छा पढ़ा लिखे हैं। सो दिस थ्री थिंग्स विल फॉल। अच्छा, पॉलिटिकल बेसिस पे क्या होगा, चलो पॉलिटी से पहले हम इकोनॉमिक पे आते हैं। इकोनॉमी के बेसिस पे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी,
नेशनल इनकम बढ़ गई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगा। क्या है ये लेबर फोर्स? ये टर्म है, आप मल्टीपल टाइम्स इसे यूज करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसी ही टर्म्स यूज करें, ठीक है। सिविल सर्वेंट को कॉमन लोगों से हटकर वर्ड्स जो है, जो टर्म्स आपकी पॉलिटी में यूज होती है, इकोनॉमिक में यूज होती है, वो आपको यूज करनी होती है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग हमारे देश में इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल मदर का दिया कि वो 37 ईयर्स की हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन काम नहीं कर रही है, घर पे रह रही है। सो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हमारे कम कर रही है। रीजन मल्टीपल हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि उनके हिसाब की जॉब उनको नहीं मिली, और एक रीजन ये हो सकता है कि घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा, इसलिए वो बाहर नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आपने वर्किंग एरिया पे उतनी इक्वालिटी विमेन को दी नहीं है। विमेन के लिए क्रचेस नहीं है, मैटरनिटी लीव की बेनिफिट्स नहीं है, इसलिए विमेन अगर जॉब करती भी है तो मैरिज के बाद या बच्चों के बाद छोड़ देती है। सो दैट डिक्रीज अवर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये नहीं एनहांस होगी अगर हम स्किल प्रॉपर देंगे, है ना, विमेन को स्किल अच्छी से देंगे, एजुकेशन अच्छी देंगे, उस हिसाब से इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, तो ये हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी पे क्या होगा? स्किल बढ़ेगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिंपल। टेक्नोलॉजी पे आपको एक ही चीज पे लिखना है। ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक ये सिक्योरिटी वाला नहीं दिख रहा है, ये हम आगे शिफ्ट कर लेंगे फिर, ओके। रिसर्च डेवलपमेंट है ना, उसमें हम अच्छे से अच्छा जो है इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारी अच्छी हो जाएगी। स्किल अच्छी है तो एआई का जमाना है भाई, देश पीछे रह जाएगा नहीं तो। डन। अच्छा, पॉलिटी में जैसे मैंने पहले बताया, एक्सप्लॉयटेशन आप यहां पे लिखोगे सोसाइटी में, और उससे क्या होगा? जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। आपके पास नॉलेज है, राइट्स हैं, तो आप उसी को चुनोगे जिसे आप चुनना चाहते हैं। कोई आपको कह रहा है मैं फ्री में बिजली दे दूंगा, स्कूटी दे दूंगा, तो आप नहीं दोगे उसको वोट, आप उसी को वोट दोगे जो आपके देश के लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा, क्योंकि भाई अब आपको जॉब्स प्रोवाइड करेगा, ये उस हिसाब से सिस्टम्स होंगे। सो उससे क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। उससे जो प्रोटेस्ट होते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खराब होता है, रेल रोको आंदोलन और वो सब कुछ, वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने अपनी मर्जी की सरकार लाई है। यू आर अवेयर, एजुकेशन है आपके पास, आप सिर्फ लोग, आप पॉलिटिकल पार्टीज आपको आके पैसे दे रही हैं और आपसे वोट ले रही है, वो सिस्टम नहीं है। तो आप अपनी अवेयरनेस से वोट दे रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो देश अपने आप ग्रो करेगा, ठीक है। देन वो सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी का क्राइम्स, सिंपल सीधा, जो इंसान अच्छे से पढ़ा है, जॉब है, डेवलप है, वो सोशल क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। सोशल क्राइम्स किसी भी तरीके, या उसमें आप सोशल एविल्स भी लिख सकते हो, जैसे टोबैको च्युइंग हो गया, है ना, या ड्रिंकिंग हो गया, ये सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होगा और ना ही वो क्राइम्स में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जो कि आपके इलीगल एक्टिविटीज में आ जाएंगी, ठीक है, ट्रैफिकिंग वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होंगी, सिक्योरिटी हम क्या लिखें, यहाँ पे विजिबल नहीं है, चलो सिक्योरिटी में इसको, ये इंडिविजुअल वाला लिख लिया सभी ने, फिर मैं वहीं पर कर दूंगी। हो गया इंडिविजुअल वाला, नोट डाउन किया आपने? आप लोगों ने नहीं लिखा? लिख ले जल्दी से ना, इसको नोट डाउन कर ले ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स में, ताकि जब आप पढ़ोगे ना वो कंटेंट तो आपके पास होगा, ये रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एकदम से पढ़ोगे तो रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं ना तब आपको कंटिन्यू एग्जाम है, सुबह शाम ऐसे एग्जाम है। लेबर फोर्स, LFPR इज लेबर फोर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, इसमें कुछ डेटा है वो आप ऐड करते जाओ, ठीक है। जैसे पॉवर्टी डिक्रीज लिखी है, तो पॉवर्टी के आगे आप लिख लो प्रेजेंट क्या है, 21.9%, 21.9% पॉवर्टी, ठीक है। 2011 के हिसाब से पॉवर्टी रेट जो अभी हमारा है, ये वैल्यू एडिशन है, ये डेटा है, ये आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, 21.9%, ठीक है। हंगर पे आप लिखोगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102 है हमारा रैंक 123 में से, 102, जस्ट अ सेकंड, ओके, 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज, ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
102 out of 123. Meeting constitutional demand and objective contributes to social well. Yes. ऑनलाइन आपको विजिबल है ना ये सब कुछ? ओके ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया 102 आउट ऑफ 123 और पॉवर्टी आपकी 21.9%। इनइक्वालिटी में आप लिखोगे ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो टॉप 1% है, ठीक है, दे हैव टॉप 1% एग्रीगेट 40% ऑफ वेल्थ। टॉप 1% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, उनके पास हमारे इंडिया की 40% वेल्थ है। दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट, और यही इनइक्वालिटी की रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, ये डेटा आप अपने एसेज में कहीं पे भी आप कोट कर सकते हो। ठीक है, रीसेंट डेटा है ये। ठीक है, अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट मैंने लाई भी है, वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी डिस्कस करेंगे हम वो। ठीक, देन ओके, एलएफपीआर में ये एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, इसमें आप लिखो प्रेजेंटली 50% जो ग्रेजुएट्स हैं, 50% ग्रेजुएट्स जो है हमारे देश में, दे आर अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयबल मतलब ग्रेजुएट्स हैं बट जॉब के काबिल नहीं है। 50% ग्रेजुएट्स हमारे देश में दे आर अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड नहीं है, उनको जॉब दे ही नहीं सकते हैं, उनके पास इस तरह की कोई स्किल ही नहीं है। ठीक है, ये तो हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना कि है, बट प्रेजेंट सिनेरियो बता रही हूँ। ये डेटा आप कहीं पे भी यूज करो डिपेंडिंग अपॉन आंसर में क्या है, मैं आपको डेटा दे रही हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी में है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मैं इंडिविजुअल वाला इरेज कर रही हूं, यहां पे मैं सिक्योरिटी लिख देती हूं। सो सिक्योरिटी में देयर विल बी डिक्रीज इन सोशल लेवल्स और सोशल क्राइम्स, दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। सोशल लेवल्स आपके टोबैको, च्यूइंग वगैरह, और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, और पॉवर्टी आपकी आजादी के टाइम पे इट वाज अराउंड 80%, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1947 में इट वाज 80%। तो ये दोनों डेटा आप कोट कर सकते हैं कि इतना हमने इंप्रूव कर लिया। ठीक, R&D में आप लिखो प्रेजेंटली हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब हम बढ़ाएंगे तो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। प्रेजेंटली भारत इन्वेस्ट करता है 0.6% ऑफ जीडीपी, 0.6%। यहां पे लिखती हूं मैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का जो एक्सपेंडिचर है 0.6% ऑफ इंडियाज जीडीपी। वहीं अगर हम यूएस को देखें ना, यूएस कितना इन्वेस्ट करता है, 2% ऑफ यूएस, और वो भी यूएस की जीडीपी। भारत की जीडीपी और यूएस की जीडीपी में तो वैसे बहुत डिफरेंस है। हम अपनी जीडीपी का 0.6 करते हैं और यूएस जो है वो अपनी जीडीपी का 2% करता है, इसीलिए वो हमसे काफी ज्यादा एडवांस है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जब हम स्किल पे करेंगे तो दिस एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो एनहांस। ठीक है, तो हम इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो कि हम अपना जो ब्रेन ड्रेन है वो भी रोक सकते हैं, है ना। स्किल आप अच्छी दोगे, एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस अगर यहां बेटर होंगे, फिर हमारा क्यों इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल जो है वो बाहर को जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? दिस इज द इंपॉर्टेंस। ठीक, नाउ इसी के ओपोजिट आपके चैलेंजेस या फिर वो आ सकते हैं। अब देखो, चैलेंजेस अगर आपको पूछते हैं ना, तो आप इसी कोड को, यही डेटा को अपने हिसाब से कोड कर सकते हैं। जैसे एलएफपीआर का आपने बोला कि वो कैसे बेनिफिट है, वो आप चैलेंजेस में कर सकते हैं कि स्टिल हमारे देश में 50% ग्रेजुएट्स जो है वो अनएम्प्लॉयबल है। स्टिल हमारे देश में 21.9% जो है पॉवर्टी है, हम उसको जीरो नहीं कर पाए हैं। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ क्या कहती है,
हमें हंगर और पॉवर्टी बिल्कुल जीरो करनी है, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी में आप इसको आराम से नेगेटिव वे में यूज कर सकते हैं कि टॉप 1% के पास ही हमारा 40% का वेल्थ है, बाकी जो जनता है उनके पास सिर्फ 60% का है। तो इनइक्वालिटी तो सोसाइटी के बेसिस पे बाकियों पे एग्जिस्ट करती ही है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे मूव करें। ओके, नाउ व्हाट आर द, अब आप मुझे बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेम चीजों पे। आप लोगों ने लिख लिया था? कॉन्सिक्वेंसेस ही बताएंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स सही नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सेम वही चीजें रहेंगी हमारी, उसी पॉइंट पे हम करेंगे। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी, सेम बेसिस पे, ठीक है। और इसी में आप चैलेंजेस भी कर सकते हो। चलो इकोनॉमी में वही पॉइंट्स हैं, ठीक, वो आप लिखो ना लिखो इसी में से आप बना सकते हो। क्या होगा इकोनॉमी में? जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो भी डिक्रीज होगी, उससे फिर पॉवर्टी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट या फिर उसको बेटर आप लिख सकते हो जॉबलेस ग्रोथ, है ना, क्योंकि स्किल नहीं है तो दैट विल बी द जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ होगी, क्या बोल रहे हो? वो इंक्रीज होगी, वो इसी में आएगा। और दूसरा वो आप सोसाइटी में लिख सकते हो कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, जिसको हम हार्नेस कर रहे थे बाय गिविंग द स्किल, है ना, वो हमारा क्या बन जाएगा? डेमोग्राफिक बॉम्ब। ये दो टर्म्स हैं। आप एक ही चीज को एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हो या फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, वो आपके लिए एक बर्डन बन सकती है। पॉपुलेशन ही है, पॉपुलेशन को यूटिलाइज करके आप उसको स्किल देके दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन सकते हो। अगर वो पॉपुलेशन आपकी अनस्किल्ड रही, पुअर रही, तो वो आपके लिए बर्डन है कि आपको सबको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड विल कन्वर्ट इनटू अ डेमोग्राफिक बॉम्ब। और आज के डेट में हम अपने रिसोर्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो डेमोग्राफिक बॉम्ब हो सकता है। अच्छा, पॉलिटिकल में सिंपल है, क्या क्या चीजें होंगी पॉलिटिकल में? प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होंगे, है ना, और स्टेबिलिटी नहीं होगी, वही उसी का ऑपोजिट। और हाँ, और पुअर पीपल पार्टिसिपेशन भी होगी, क्योंकि देखो आप लोगों को अगर एजुकेशन नहीं मिल रही और एजुकेशन आपने ले ली, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप बोलेंगे क्या फायदा है, हर गवर्नमेंट एक ही जैसी है, क्यों हमें वोट देना है। यही होता है ना, लोगों का माइंडसेट यही बन जाता है, कांग्रेस हो बीजेपी हो सब एक ही जैसे हैं, किसी को वोट देना है एक ही जैसे, क्योंकि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपको रिसोर्सेज या आपके लिए बेनिफिट के लिए कोई स्कीम्स कोई भी नहीं बना रहे। सो पीपल की जो पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेसी का जो मेन आप एक तरह से कहें फीचर है, वो डिक्रीज हो जाता है। आज की डेट में अगर हम कहें दैट इज 65% प्रेजेंट, ठीक है, जो रिसेंट इलेक्शंस रही हैं उसमें यू कैन से, ठीक है। और यहाँ पे पॉवर्टी हंगर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, पॉवर्टी इंक्रीज, सोसाइटी का आता है ना, हंगर इंक्रीज, इनइक्वालिटी इंक्रीज, ठीक। और ये आपका पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो हमारा विकसित भारत बनाने का टारगेट है, कब तक बनाना है भारत को? अभी हम डेवलपिंग कंट्री है ना, वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड वन। कब तक टारगेट इंडियन गवर्नमेंट का क्या है? 2045 तक हमें विकसित, 47 विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, आई थिंक 47 विकसित भारत, वो वीबी जी राम जी में भी वीबी इज विकसित भारत, है ना। अच्छा, अब सिक्योरिटी में क्या होगा? लोगों के पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो दे विल इजीली गेट रेडिकलाइज, वायलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये दोनों आपकी सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है ना उसमें मेंशन्ड है। मालूम है आपको क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम? सिंपल, अगर लिटरल मीनिंग में जाओगे तो समझ जाओगे। ऑर्गेनाइज्ड होता है मतलब कि प्रॉपर
पूरी प्लानिंग के साथ। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब हुआ कि आपने पूरा किया कि कहाँ करना है, कितना टारगेट है, क्या आपके एम है। अनऑर्गेनाइज मतलब इन द हीट ऑफ, ठीक है, जो अचानक से, जैसे मर्डर्स एंड जो रहती हैं, जो भी ट्रैफिकिंग हो गई या फिर आपके जो टेररिज्म एक्ट हो गए, वो सब आपके ऑर्गेनाइज, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, वो सब आपकी ऑर्गेनाइज क्राइम में आते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा एक चैनल चाहिए, पूरा ना प्लानिंग चाहिए, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। बाकी जो क्राइम्स हमारे देश में होते रहते हैं वो दैट कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, सेम है, ठीक है, लिंक कर सकते हो, समझोगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चीजें आपके माइंड में आती जाएंगी, आपको सिर्फ ये सेक्शंस याद रखने हैं और इनको आपको माइंड में बिठा लेना है। आई थिंक PEST और क्या हो गया ये, हाँ पेस, ऐसे करके इसी तरह से हमने ध्यान किया कि हर कोई क्वेश्चन आएगा ना, उसको आपको इन फ्रेमवर्क्स में सोचना ही सोचना है, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे, इवन इसमें एक और आता है इन्वायरमेंट भी आता है ना, ई से ही इकोनॉमिक और ई से इन्वायरमेंट, उस लेवल पे आप सोच रहे हैं। सो मल्टीपल वे पे आपको सोच के लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है आपका व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है। अब देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएं तो एक तरीका होता है कि आप गए और आपने सिंपल लिख दी स्कीम्स के नाम लिखे 1 2 3 एंड यू आर डन, ठीक है, वो एक तरीका है। दूसरा है कि आप स्कीम्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको इंडिविजुअल स्कीम का नहीं पूछा गया कि भाई आयुष्मान भारत को एक्सप्लेन करो, नहीं, तो आपको एक स्कीम पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, यू हैव टू राइट द नेम्स, क्या अगर आपको कुछ उसका डेटा पता है तो वो दैट्स इट, ठीक है। 3 चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हेल्थ पे, हम कर रहे हैं एजुकेशन पे, स्किल पे एंड बेसिक कम्युनिटीज पे। तो आप 4 कॉलम्स बनाकर उनकी इंडिविजुअल स्कीम्स जो जो गवर्नमेंट ने किया है अचीव करने के लिए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल वे हो गया। एक और उसको अगर ये 15 नंबर में आता है तो आप उसको और एक और वे से कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या इंटरवेंशन जो भी आपको हो, ठीक है। सो एक तो मैंने आपको बोला कैपेबिलिटी अप्रोच है, जिसमें हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत लिखो, ठीक है, आयुष्मान भारत नेशनल इंश्योरेंस कवरेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एजुकेशन के लिए अगर हम बोले तो मल्टीपल स्कीम्स है, बट यू कैन राइट टू एजुकेशन, ठीक है, या फिर और ठीक है, मल्टीपल है, आप कुछ भी कोड कर सकते हैं क्योंकि आपको इंडिविजुअल स्कीम नहीं पूछी गई है। इंडिविजुअल जैसे आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछी जाती है तो फिर वो आपको लिखनी है और वो आपको वही पढ़नी है जो न्यूज में, बाकी आपको ओवरव्यू रखना है। अच्छा, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, देन कम्स द स्किल में स्किल इंडिया इनिशिएटिव, कौशल विकास योजना, एग्जैक्टली, ठीक है, इसमें आप जो अभी मैंने आपको बताई विश्वकर्मा, वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी क्योंकि स्किल दी जाती है और साथ में पैसे दिए जाते हैं ताकि आप अपनी शॉप खोल सके, स्टार्टअप खोल सके, और उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए भी कुछ फंड्स दिए जाते हैं, ठीक है, लिमिट्स थी उसकी कुछ, सो वो फंड्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप कुछ सामान ले सकें और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। दीज ऑल कम्स अंडर द कैपेबिलिटी अप्रोच, और इसमें आपकी एक बेसिक एमिनिटीज भी आ गई। अच्छा, बेसिक एमिनिटीज कौन कौन सी हैं, उसके लिए अलग अलग स्कीम है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी, बताओ कोई स्कीम का नाम, सौभाग्य योजना है, सौभाग्य योजना, दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें ये टारगेट है गवर्नमेंट का कि दूर दराज एरिया तक भी वो बिजली को पहुंचाएंगे। देन योर कम्स वाटर मिशन, हाँ, जल शक्ति मिशन आप लिख सकते हो, और इसकी टैगलाइन क्या थी, हर घर जल। आजकल वैसे भी गवर्नमेंट ने सारे नाम ना हिंदी में कन्वर्ट कर दिए। सुना है आपने वो पीएमओ का क्या नया नाम है, पीएम ऑफिस का, आप लोगों ने नोमेनक्लेचर सब चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। जैसे अब आपका जो गवर्नर हाउस है वो राजभवन नहीं है, दैट इज लोक भवन, उसको लोक भवन कहते हैं। उसी तरीके से अब जो राजपथ है दैट इज कॉल्ड कर्तव्य पथ। उसी तरह से पीएमओ को चेंज कर दिया, आई थिंक दैट इज कीर्ति समथिंग है, एग्जैक्टली नाम मुझे भूल गया। ऑल नोमेनक्लेचर हैज बीन चेंज, और मैक्सिमम अब आप देखोगे कि जो भी नए एक्ट आएंगे ना दैट विल बी इन द हिंदी ओनली ना, वो उसी में होंगे, तो वो वाले थोड़ा ध्यान से, जैसे विकसित भारत जो बताया, जी राम जी का क्या है फुल फॉर्म,
G stands for ग्रामीण रूरल आजीविका मिशन गारंटेड, गारंटेड आजीविका मिशन। आजीविका भी वही मतलब है और एम्प्लॉयमेंट का भी वही है, बट उसको हिंदी में कर दिया। अच्छा, वाटर हो गया, उसके बाद व्हाट एल्स? बेसिक एमिनिटीज बोलो भाई, और क्या चाहिए? हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या? ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का आप वो लिख सकते हो, ईवीज। वो इक्वालिटी का है, वो इक्वालिटी की उसमें आगे हम ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं कि आपको फैसिलिटीज दी गई है कि सड़कें अच्छे से बन रही हैं, ठीक है, तो सड़कें में जो हवा आपका लिंकेज हो रही है हाईवेज के थ्रू, दैट यू कैन मेंशन। एंड वाटर के साथ और क्या चाहिए? अच्छा हाँ, इसमें हाउसिंग है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, उसके साथ आपको जो एलपीजी कनेक्शन है वो भी आपकी बेसिक एमिनिटीज में आता है, दैट इज उज्ज्वला योजना, ठीक है। सभी को एलपीजी कनेक्शन, स्पेसिफिकली अगर वहां पे एल्डर्स विमेन है तो उसके नाम पर एलपीजी कनेक्शन, तो ये सब आपकी बेसिक एमिनिटीज में आ गया, ठीक। अब एक तो ये हो गया कि आपने इस तरीके से लिख दिया। दूसरा वे है, आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली है कि गवर्नमेंट जो है वो अफर्मेटिव अप्रोच ले रही है। अफर्मेटिव अप्रोच, अफर्मेटिव का क्या मतलब हो गया? अफर्मेटिव पॉजिटिव है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना इंग्लिश में, ग्रामर में आप पढ़ते हैं, अफर्मेटिव इज पॉजिटिव। सो अफर्मेटिव अप्रोच ले रही है गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की। इसमें आपकी क्या आ जाएगी? अफर्मेटिव अप्रोच में आपकी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आएगी, दैट कम्स रिजर्वेशन, ठीक है, एक्ट्स, ठीक है, और इसके बाद आपके इंस्टीट्यूशंस, इवन सेक्शन स्पेसिफिक स्कीम्स। सपोज आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे आया कि हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, अब आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। अब स्कीम के नाम तो सब लिखेंगे, जब आप इस तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपका आंसर बाकी से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, कि आप जो गवर्नमेंट के स्टेप्स है उसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। सिर्फ स्कीम्स ही नहीं गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी तो दे रही है। उसका क्या मकसद है? उसका मकसद यही है कि SC STs भी पढ़े, उनको भी जॉब मिले, जॉब में भी रिजर्वेशन आ रही है ना। और इसमें आपको अलग नहीं लिखना है जो आपने अब अगर इसके अंदर इंडिविजुअली सिर्फ आपको अफर्मेटिव लिखना है तो आप रिजर्वेशन लिख सकते हो कि हाँ एजुकेशन पे है, आर्टिकल 15 में है ना, राइट टू इक्वालिटी तो 14 में आता है, बट स्टेट्स आर अलाउड टू मेक आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 दोनों चीजों में, ठीक है। देन एक्ट्स में आप लिख सकते हैं देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट SC ST, ठीक है। जस्ट नाम, आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि आपने आंसर लिखना है और आंसर में आपको और बहुत सारी चीजें हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको पूछा नहीं गया है, तो आपको सिर्फ मेंशन करना है। इंस्टीट्यूशन में क्या हो गया? नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs, ये सब आपका पॉलिटी में है। नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन, विमेन चिल्ड्रन की एक साथ ही आती है। सेक्शन स्पेसिफिक स्कीम्स जो विमेन के लिए हैं, SC STs के लिए हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए आप स्पेसिफिकली बना रहे हैं, दीज आर, ये आपका अफर्मेटिव अप्रोच। दूसरा आपका आ गया इकोनॉमिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है? दो चीजें ले रही है, एक वो लोग जो जॉब लेस हैं, एक वो लोग जिनके पास मतलब जो जॉब करना चाहते हैं, एक तो वो जिनके पास स्किल नहीं है प्रॉपर, जॉबलेस से बेहतर है वी राइट की स्किल नहीं है जिनके पास, ठीक है। तो स्किल वालों के लिए दो तरीके की हैं, एक आप स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्किल इंडिया मिशन, और दूसरा अगर स्किल नहीं है तो आप जॉब दे रहे हैं बाय द वे ऑफ, अब मैं यहां जी राम जी लिखूंगी अब क्योंकि मनरेगा नहीं रहा। जी राम जी कैसा काम है, लेकिन उसमें आपको किसी स्किल की जरूरत नहीं है ना, आपको अनस्किल्ड काम ही दिया जाता है। वहां पे गवर्नमेंट आपको मतलब जो भी विलेज में यूथ है जो काम करना चाहता है उनको मैंडेटरी 100, अब वो बढ़ा दिया 120 डेज कर दिया, 120 डेज का काम देंगे ही देंगे, और वो अनस्किल काम होगा, उसके लिए कोई भी तरीके की आपके पास डिग्री डिप्लोमा या
जरूरत नहीं है, और अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयड वेज दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। सो गवर्नमेंट दोनों काम कर रही है, स्किल भी प्रोवाइड कर रही है अंडर स्किल इंडिया मिशन, और गवर्नमेंट आपको अनस्किल काम भी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज ये है वीबी, इसका पूरा नाम है विकसित भारत जी राम जी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गए जो जॉब करना चाहते हैं। सपोज जो जॉब नहीं करना चाहते उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप जॉब नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे? अगर जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए। सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट। कैसे प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट? मुद्रा योजना, ये आपकी उसमें आती है इकोनॉमी में, मुद्रा योजना, जिसमें आपको लेस इंटरेस्ट पे क्रेडिट एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रोवाइड किया जाता है। इवन जो विमेन रिलेटेड एमएसएमई होती है ना, एसएचजी से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड भी उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो इसमें आप बस इतना ध्यान रखें कि मुद्रा योजना है दैट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट, जिसमें लेस इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है इफ यू डोंट वांट टू डू द जॉब, ठीक है। तो दोनों सेक्टर्स हो गए, एक आपकी अफर्मेटिव अप्रोच होगी, एक आपकी ये होगी, तीसरी आपकी कैपेबिलिटी जो हमने पहले की, जिसमें आप हेल्थ दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो और आप स्किल दे रहे हो, ठीक। एंड देन द लास्ट इज राइट बेस्ड अप्रोच। राइट बेस्ड, इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है? क्लियर है? समझ आ रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है ना? इसको दोबारा से आप रीड आउट करना देन, ठीक है, तो आप इजीली उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। देन एक और अप्रोच है जो मैं आपको बता रही थी नेक्स्ट पेज पे, इसको मैं बीच में से इरेज करती हूँ, दैट इज राइट बेस्ड अप्रोच। राइट क्या हुआ? ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट में आपको स्कीम्स के नाम आराम से मिल जाएंगे, उसका कंटेंट आराम से मिल जाएगा, बट ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, दैट इज यू नीड टू राइट डाउन, ये आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तो रिवीजन अच्छी होगी आपकी इससे, और आपको आंसर राइटिंग में हेल्प होगी, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत कुछ, जैसे आप कॉपीज बुक्स भी पढ़ते हैं, जो भी आप बुक्स लेते हैं उसमें डेटा बहुत एनहांस होता है, अब उसमें से लिखना क्या है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो दिस विल हेल्प यू कि एक्चुअल आपको राइट क्या करना है। कैपेबिलिटी में भाई हेल्थ, आपकी जो मैंने पहले लिखा है एजुकेशन और बेसिक एमिनिटीज, ठीक है, इवन आप बेसिक एमिनिटीज को भी सेपरेट कर सकते हो। राइट बेस्ड अप्रोच कि आप कुछ चीजें, कुछ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि लोगों का वो हक है, यू आर मेकिंग राइट ऑफ दैट। जैसे एक आरटीई या आरटीआई, ये दोनों जो है ये क्या है, इसको गवर्नमेंट ने स्कीम्स नहीं बनाया, इसको तुम्हारा हक बना दिया। अब अगर ये नहीं मिलता तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। बट अभी ऐसी भी स्कीम्स हैं जो राइट बेस्ड नहीं है, जैसे एमएसपी। एमएसपी जानते हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना। ये क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स फार्मर्स बेचते हैं, सीजन से पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस रेट पे हम उनसे खरीदेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बम्पर हार्वेस्ट हो जाती है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो मार्केट में रेट गिर जाता है, तो फिर उनको बड़े सस्ते में बेचने पड़ती हैं, और कोल्ड स्टोरेज भी उतने नहीं होते, ज्यादा देर तक वो रख भी नहीं सकते, ज्यादा देर तक रखेंगे तो खराब हो जाएगी उनकी वेजिटेबल्स, तो वो बड़े सस्ते में बेच देते हैं, तो इस वजह से उनको नुकसान बहुत होता है। ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो और वो आगे सीजन के लिए रेडी हो पाए, गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले ही हार्वेस्टिंग सीजन से पहले डिसाइड कर लेती है, और उस पे वो फार्मर से खरीदती है, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द राइट, मतलब इसको फिक्स नहीं किया गया, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, बट इसको राइट नहीं बनाया गया। डिमांड होती है कि इसको फिक्स कर दो, मैंडेटरी कर दो, बट गवर्नमेंट नहीं कर सकती भाई, इसका इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करना है ना, स्कीम्स भी बनानी है, ये पैसे भी देने हैं, और भी डेवलपमेंट भी करनी है, इतना फंड्स कहां से आएगा? सो दिस इज नॉट राइट बेस्ड। तो राइट बेस्ड अप्रोच भी गवर्नमेंट ने ली है उन चीजों में दैट इज फिजिबल, जो फिजिबल नहीं है वो नहीं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, वो आपका हक है, नहीं देता आप चले जाओ। हाँ, सेंसिटिव रिपोर्ट आप नहीं मांग सकते, जो कि पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है या सिक्योरिटी, वो आप नहीं डिमांड कर सकते, बट बाकी आपको नहीं मिलेगी, यू कैन वॉक टू द कोर्ट्स। सही है? क्लियर हो गया?
अब हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, ऑलमोस्ट हमने सब डिस्कस कर लिया है, उसको देख लेते हैं। उसमें वे फॉरवर्ड भी आपको मिल जाएगा। वे फॉरवर्ड में हमेशा कोशिश आपने करनी है 2-3 लाइंस में लिख के खत्म करना है। अगर तो सिर्फ पॉइंट्स कीवर्ड्स लिख पाओ तो वो भी अच्छा है, अदरवाइज राइट 2-3 पॉइंट्स कि हमें अब टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, एआई को बहुत करना चाहिए, या फिर कुछ डेटा एंड क्योंकि वैसे भी जब इतना आप लिख लेते हैं वे फॉरवर्ड में ज्यादा टाइम बचता नहीं। अदरवाइज हम सोच के बहुत जाते हैं आंसर्स में, ये भी लिखेंगे वो भी लिखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के ऑलवेज टाइम कम पड़ जाता है। हमेशा आपके पास ऐसे उठ के देखने का भी टाइम नहीं होता, पानी पीने का भी नहीं, क्योंकि आंसर्स ही नहीं खत्म होते, है ना। यू हैव टू राइट, और छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है ना, क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते आप। छोड़े तो आप पहले ही रेस से बाहर, छोड़ तो आप सकते नहीं, तो छोड़ोगे नहीं तो लिखना है, और लिखना है तो और वो भी अप्रोप्रिएट लिखना है, ठीक है। सो दैट इज डिपेंड अपॉन द व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड, है ना। अब देखो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको किस पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे, ठीक है। तो अफर्मेटिव अप्रोच पे आप ये लिखो, रिजर्वेशन लिखो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लिखो, दैट्स इट, ठीक है। अगला लिखो एक्ट्स, तो गवर्नमेंट हैज मेड दिस एक्ट, एक्ट का नाम लिखो विच प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द, ठीक है, बस दैट्स इट, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इलैबोरेशन की जरूरत नहीं होती उसमें, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आप अफर्मेटिव को करोगे कि अफर्मेटिव आर दोज एक्शन व्हिच आर पॉजिटिव इन, नीड नॉट, अफर्मेटिव इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन इटसेल्फ, ठीक है। आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, उनमें से जो एक्ट्स आपको, जो चीजें लग रही है जिसपे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, उसको इलैबोरेट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब इतना ही करके नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप इंडिविजुअल लिखोगे, उसके आगे उसका रिजर्वेशन की एग्जांपल लिखोगे, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इस तरह से आप करोगे, ठीक है। ये तो आपके है कि ओवरव्यू आपको लिखना क्या क्या है, ठीक है। चले डॉक्यूमेंट पे, अच्छा यहां पे आपको दी गई है डेफिनेशन, तो जो मैं स्टार्टिंग आपको बोला, एक तो होगी ना कैपेबिलिटी वाली, यहां आप एक ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ये डायरेक्टली यहां पे नीचे है यूएनडीपी की डेफिनेशन, ठीक है। यहां तो सिंपल आप वो लिख सकते हो, ठीक है। या फिर यू कैन राइट जो मैंने आपको बताया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी किसकी सेक्शन में, सोशल, आपकी देन इकोनॉमिक, एंड देन योर बेसिक एबिलिटीज, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है, ठीक है, वो कौन रिलीज करता है, दिस इज योर प्रीलिम ओरिएंटेड, आपको मेंस में पूछा नहीं जाता कि कौन रिलीज करता है, वो आपको उसमें है। प्रीलिम में आप इसको याद करते हैं एज अ, क्योंकि डेटा पूछा जाता है, और वही डेटा आप यूज करते हैं मेंस में। तो जब आप प्रीलिम की तैयारी करते हैं, एक तरह से आप अपना डेटा प्रिपेयर करते हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी निकालता है, वो 3 कैटेगरी पे निकालता है, और वही 3 कैटेगरीज हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पढ़ी है, स्किल्स, है ना, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसी को हमने डाइवर्सिफाई किया, ठीक है। अच्छा ये है, ये डेटा अच्छा आपको मिल ही जाएगा, बट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ये है प्रेजेंट का, अभी भारत का ग्लोबल रैंक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिसेंट यूएनडीपी ने निकाला है, दैट इज 130, ठीक है, और 72 लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे है, और 13 एक्सपेक्टेड स्कूलिंग, वो जैसे मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन एंड मूव। आपको कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या क्राइटेरिया है उसको एक्सप्लेन करो, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, नेवर, ठीक है। तो आपको बस ये जो इंडिविजुअल है ना, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ये वाला यू नीड टू यूज इन मेंस, ठीक है। इनइक्वालिटी को रहने दो अभी, हाँ, दीज आर द चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं हम, तो उसको डाइवर्सिफाई किया 3 पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और स्किल पे, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो चैलेंजेस पे क्वेश्चंस आता है, कॉमनली आता है, ठीक है। सो ओके, सबसे पहला तो सबसे पहले अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है, सबके पास नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड भी आपको मिल रहा है, आपको सेक्शंस में भी डिवाइड मिल रहा है। दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन आज की डेट में मैक्सिमम है, ओबेसिटी हो गई या डायबिटीज हो गई या वो जो हार्ट अटैक के जो केसेस हो गए, दीज आर ऑन हाइक, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज को तो फिर भी हम कभी कंट्रोल कर पाते हैं, बट ये बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लाइफस्टाइल, चेंज इन द ईटिंग हैबिट्स। इसको अभी हम डील करेंगे डिटेल में जब हम हेल्थ पढ़ेंगे, तो हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कम्स द माल न्यूट्रिशन, ये एक मेजर रीजन है जिसमें आप वॉस्टिंग, ये जब हम चिल्ड्रन का पढ़ेंगे ना, तो मैं इसका डेटा आपको दूंगी कि भारत में क्या, भाई डेटा आपको एक ही बार करना है,
और फिर आपको हर जगह इस्तेमाल करना है। एंड देन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की बात करें, आप बात करें डॉक्टर पेशेंट रेशियो की बात करें, नर्स पेशेंट रेशियो की बात करें, इंडिया इज लैगिंग टू द ग्लोबल क्राइटेरिया जो है उसके कंपैरेटिवली। ओके, देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स में जो चैलेंजेस है इन क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के सिनेरियो में व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसमें आप कौन सा डेटा करेंगे? वो जो 50% एजुकेट्स जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल। हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हमने बढ़ा ली, एनरोलमेंट हमने बढ़ा ली, बच्चे रोक नहीं पा रहे, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि आरटीई 14 साल तक है। उसके बाद खर्चा कहां से करेंगे? पब्लिक जो प्राइवेट एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। जेंडर डिस्पैरिटी, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट्स नहीं होते, गर्ल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है कि सैनिटरी पैड्स ये सब फ्रीली अवेलेबल कराए जाए, बट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अभी भी नहीं। ड्रॉप आउट रेट्स जो मैंने आपको बताया, एंड मेजर डिजिटल डिवाइड, ये तो एक मेजर है। ये जब एससीआर की रिपोर्ट करेंगे ना हम, तो उसमें एक डेटा डिजिटल डिवाइड का भी आएगा कि बहुत ज्यादा जो चिल्ड्रंस हैं उनके पास एक्सेस नहीं है स्मार्टफोन्स का। स्मार्टफोन्स हैं तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, और अगर ये दोनों चीजें भी हैं तो वो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो डेटा, ऑल्दो ये जो प्रथम डेटा निकालता है ये मतलब वो खुद से नहीं लेते, वो पूछते हैं, ठीक है, मतलब टीचर स्कूल्स में कॉल्स करके या पेरेंट्स को कॉल्स करके वो डेटा कलेक्ट करते हैं, बट स्टिल ये देखने को मिला है कि बच्चे मैक्सिमम टाइम दे स्पेंड ऑन द सोशल मीडिया रादर देन फॉर एजुकेशन पर्पस। और इसके लिए आप बेस्ट प्रैक्टिस बोल सकते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया है, हमारी इंडिया भी वैसा स्टेप उठा सकती है ना। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ब्लैंकेट बैन किया उसने। कौन सी उम्र से नीचे? कौन सी एज के? 15 है आई थिंक। उससे ब्लैंकेट बैन है, आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते सोशल मीडिया, ठीक है। स्ट्रिंजेंट एक्ट्स लिए जाएंगे, बट भारत में ब्लैंकेट बैन नहीं है। उन्होंने ये जिम्मेदारी किस पे डाली है? पेरेंट्स पे, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उनके पास जो बच्चे यूज कर रहे हैं वो किस तरह का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। आराम से वो उन्होंने कहा है कि बिना, आप भी जब कभी बनाएं जहां पे एज पूछी जाती है, आप कुछ भी डाल दे, वो कहा क्या वेरिफिकेशन है उसकी? प्रूफ तो नहीं है कुछ। उन्होंने कहा जो यूज करेंगे ना तो उन पे फाइन भी होगा, उनके अगेंस्ट एक्शंस भी लिया जाएगा। पेरेंट्स भी नॉट अलाउड है उस पर। स्कूल्स में आप जाओगे वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, आप घर पे नहीं, सोशल मीडिया पे। आप ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते पढ़ने में, सोशल मीडिया पे आप नहीं जा सकते। आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं वो तो नहीं पता चलेगा, पर पेरेंट्स के अकाउंट से आप कैसे करेंगे? पेरेंट्स को आइडिया होगा ना, आप उसका अकाउंट देख रहे हैं तो पेरेंट तो निगरानी रखेंगे, ठीक। डिजिटल डिवाइड, देन ओके, देन चैलेंजेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड्स में इनकम इनइक्वालिटी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट 1% 40 का ले रहे हैं। देन हाउसिंग एंड सैनिटेशन, ऑल्दो प्रधानमंत्री आवास योजना हमने बनाई है, स्वच्छ भारत मिशन भी हमने बनाया है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जो सेंसिटाइजेशन है वो नहीं आई है, ठीक है। हम तीसरे आई थिंक चरण पे हैं स्वच्छ भारत के, बट स्टिल जम्मू एंड कश्मीर की जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आई थिंक कौन से रैंक पे आई थी, बट मुझे लगा कि रैंक मिला कैसे? क्या आपको जम्मू में गंदगी नहीं दिखती? देन स्टिल कैसे मिल गया उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के? आई वाज अमेज्ड जब मैंने पढ़ा, क्या किया ऐसा, हर जगह तो है। दे मतलब उनको सैनिटेशन के स्वच्छ भारत के उसमें रैंकिंग में जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट डिस्पाइट इंक्रीज एजुकेशन, जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट का की जो स्किल है वो प्रॉपर नहीं मिल रही। एंड सोशल एक्सक्लूजन, दैट इज फॉर द SC STs, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि इनमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है आ रहा है। दीज आर द चैलेंजेस। फिर आगे आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हमने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई किए, ठीक है। हेल्थ में ये चीजें आप इजीली मेंशन कर सकते हो। आयुष्मान भारत है जिसमें 5 लाख का हेल्थ कवरेज है, इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। इवन जम्मू एंड कश्मीर में तो इसका कोई वो नहीं है ना कि सब इंक्लूड है, मिडिल क्लास और वैसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन द आयुष्मान भारत। अदरवाइज रेस्ट में आप देखेंगे तो कुछ इनकम क्राइटेरिया उन्होंने रखा है ये। और दूसरा नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, जिसमें रूरल तक पहुंचाने में अर्बन मिशन आता है। मिशन इंद्रधनुष, दैट इज वैक्सीनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट 11 वैक्सीन्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। देन पोषण अभियान, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन, ठीक। फिर आगे आपका एजुकेशन में RTE, मिड डे मील स्कीम, स्किल इंडिया मिशन एंड डिजिटल इंडिया मिशन, ये सब है। और जब आपको इनिशिएटिव पूछा जाएगा तो इसी तरह से आपको
नाम एंड सिंगल लाइन में एक्सप्लेन, ऐसे ही आपको करना है, दैट इज इनफ, अनटिल अनलेस आपको एक फुल प्रूफ स्कीम पूछी जाए। देन आपकी आ गई लिविंग स्टैंडर्ड के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम, सौभाग्य स्कीम, एमजी नरेगा जिसको जी राम जी अब आप चेंज कर लोगे, और दीनदयाल ग्रामीण उज्ज्वला योजना इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है, ग्रामीण उज्ज्वला योजना, ठीक। ओके, नाउ दिस यू कैन राइट इन अ वे फॉरवर्ड ऑल्सो कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एनहांस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो डिजिटल हेल्थ, ऑल्दो इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। अभी आप देखोगे कि जब आप जाते हो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आप ओपीडी कार्ड लेने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है एक ऐप में। क्या है उस ऐप का नाम? आभा, आभा ऐप है ना। पहले आप ऑनलाइन, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, आप इजीली अपना जनरेट करा सकते हो। सो और उससे क्या बेनिफिट है कि आप इन फ्यूचर कभी जाते हो ना, तो आप अपना पुराना रिकॉर्ड आराम से देख सकते हो। इवन डॉक्टर्स भी आपका रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि आप किस किस मेडिसिन ली है, कब से आई है। तो वो आपको जो कॉपीज कैरी करनी पड़ती थी, रिपोर्ट्स, वो सब नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन डेटा, एक पूरा आपका डेटा बैंक जो है वो तैयार होता है। तो ई संजीवनी हो गया, और ये सब फास्ट पेस में आया है आफ्टर कोरोना। कोरोना में आपने देखा ही कि उसके बाद इस तरह की अगर सिचुएशन फ्यूचर में आ जाए कि बिल्कुल आपको अलाउड नहीं है बाहर, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, तो इस तरह की चीजें तब काम आ सकती हैं। एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, स्मार्ट सिटीज हो गई, एआई एंड बिग डेटा, दीज 4 डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम बचा है। या तो सिंपल आप कीवर्ड लिख सकते हो, या फिर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। दिस यू कैन राइट इन अ वे फॉरवर्ड। क्लियर है? सो टुडे वी स्टडी अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, और आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया कि सोशल जस्टिस को आपको क्या करना है और कैसे पढ़ना है। इसके लिए कोई भी सेपरेट बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, ठीक है। हो सकता है कि कुछ नोट्स कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अवेलेबल हो, बट स्टिल आई विल एडवाइज यू कि इसके खुद के नोट्स आप बनाएं, ठीक है। ये जो जैसे आपको मिल रहा है ना, ये तो ठीक है डॉक्यूमेंट, बट अपने खुद के नोट्स, लाइक आपको जब एग्जाम होगा तो आप उसे रिवाइज कर पाए, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स आपको दिखाए उसी वे में बनाना, और इसी से बेनिफिट होता है। सोशल जस्टिस हो गया, आपका गवर्नेंस हो गया, जो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इसके अपने नोट्स बहुत काम आते हैं। आपके पास एक कॉपी पूरी होनी चाहिए एग्जाम से पहले, जिसमें आपके पास ये सारी चीजें हों, ठीक है। उसमें रखें, जो भी नई नई चीज आ रही है स्पेस रखें, ऐड ऑन करते जाएं, ठीक है, और उसी हिसाब से आप उसमें करते जाएं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट, कोई डाउट समझ में आया सर?